नाउ ऑन कर दीजिएगा। तो वर्ल्ड वार स्टार्टेड फ्रॉम 1914 और कब तक चला? दैट इज 1918 तक चला कि नहीं चला? देखो इस चीज को, वर्ल्ड वार वन की बात की जा रही है। स्टार्टेड, बात नहीं करो, आपस में मत पढ़ाओ कि उसको मैं क्लास ले लूंगी, मत क्लास। स्टार्टेड इन 1914 एंड एंडेड ऑन, ठीक है, इन 1918। ऐसा रहा वर्ल्ड वार में। तो जरा ये हम देखें कि वर्ल्ड वार की दो टीमें कौन कौन सी थी। एक एक्सिस फोर्सेस थी और एक अलाइड फोर्सेस थी। नाउ लेट अस सी द टू डिफरेंट एक्सिस फोर्सेस एंड अलाइड फोर्सेस इन वर्ल्ड वार वन। तो वर्ल्ड वार वन में कौन कौन से टू डिफरेंट फोर्सेस थी। एक सेंट्रल पावर थी, सेंट्रल पावर जो कि एक्सिस पावर भी कहती है, और दूसरा कौन सा है? सहयोगी राष्ट्र, एलाइड पावर। तो इट वाज सेंट्रल पावर वाज जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब कौन थे? दीज वर सेंट्रल पावर। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, और साथ में बुल्गारिया। बुल्गारिया भी लिख लो, छोटा सा देश है। लेकिन जो मेन इधर कंट्रीज थे, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये सभी चीजें थी। फ्रांस, रशिया, इटली, फ्रांस, रशिया, ठीक है, इटली, जापान एंड यूएसए। इतनी बात हो। क्या तुम लोगों को मालूम है कि फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी, जो सर्बिया के थे? किसके थे? ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, तो तुम लोग जानते हो। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के, दैट इज, ये स्पेन हो गया, ठीक है। नाउ इट इज पोर्टुगीज, ये स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, यहाँ फ्रांस हो गया, और इसके बाद ये इटली हो गया, और ये सार्डिनिया पीडमोंट हो गया, ये ग्रीस हो गया, और फिर नीचे आ जाओ तो अफ्रीका हो गया, और फिर इसके बाद इंडिया हो गया। यहाँ से जब इधर आएंगे तो जापान भी हो गया, और यहीं पर इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया का नाम उसमें आया, लेकिन मैं फ्रांस की तो बात कर रहा हूं। ये है फ्रांस, फ्रांस ये है। ये रहा ऑस्ट्रिया, ये इसके नीचे कौन रहा? ऑस्ट्रिया हंगरी, और ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही था, अभी अलग अलग है। और इसके नीचे है सर्बिया। अब चेक करो, तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अपने अंडर में कर लिया था। ये रहा बुल्गारिया। ये यूनिफाइड इटली है, जो सार्डिनिया पीडमोंट के साथ मिलाकर 7 डिफरेंट स्टेट्स को मिलाकर बनाते हैं। तो मालूम है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, बाकी मिडिल इटली, ये इटली है। तो इटली भी इसमें शामिल था, और जिसको तुम
सूर्योदय का देश कहते हो जापान या निप्पन। निप्पन का मतलब होता है सबसे पहले सूरज वहीं उदय होता है, दिन की शुरुआत वहीं होती है, फिर उसके बाद सूरज पूरे विश्व में आता है, ठीक है। तो इट इज जापान वाज इन्वॉल्व। तो सबसे पहले जब इस पर यहां देखो, दैट इज फर्डिनेंड वाज शॉट डाउन। सबसे पहले ये देखिए तो हुआ क्या, ये इसमें नाउ फर्डिनेंड वाज शॉट डाउन इन सर्बिया। ये चित्र देखो तो इसमें इसी से युद्ध की शुरुआत हुई। ये जरा आप देखो, वो राज परिवार का था, हैब्सबर्ग एम्पायर का, और ये कहाँ गया बताओ, खुली बग्घी में बैठ के जिनको गुलाम बनाया है वहां गया। बताओ, खुली बग्घी में बैठना चाहिए? तुम गुलाम बनाए हो किसी को, जैसे इंग्लैंड वाले घूमे यहाँ, विक्टोरिया घूमे, यहाँ के लोग सोचे नहीं सत्याग्रही है, भगत सिंह ने गोली मार देंगे, मार नहीं देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ तुम देख रहे हो कि कैसे इनको गोली मार दी गई, दोनों को गोली लग गई। ये देखो, बोथ वर शॉट डाउन। ये क्या हो गया? अब जब सर्बिया में ये हो गया तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ये रशिया ने सर्बिया के साथ समझौता था। रशिया ने कहा तुम पे, इन्होंने अब सर्बिया का रिप्रेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन, तुम्हारा दमन। तो जब दमन करना शुरू किया तो रशिया ने सर्बिया का साथ दिया। इनमें गुपचुप सौदा था। दैट इज बाइलेटरल ट्रीटी थी या ट्राइलेटरल थी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसने जब इस पे आक्रमण किया और ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर की मैरी एंटोनिटी ब्याही थी लुई 16 से, ये बात तुम जानते हो। तो अब तो ये इनकी ससुराल है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ तो फ्रांस को जाना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ कौन चला गया बोलो? ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी कौन है बताइए? यहाँ एक्सिस पावर है। फ्रांस इसमें उनके साथ नहीं गया, फ्रांस अलग रहा। फ्रांस इन सब पावर के साथ था, जाना चाहता तो चला जाता। लेकिन जर्मनी ने किसका साथ दिया? प्रूशिया। प्रूशिया ने कहा तुम इसको दमन कर रहे हो, ये सही कर रहे हो और हम तुम्हारा साथ देते हैं। प्रूशिया का नया नाम क्या है बोलो? जर्मनी ने साथ दे दिया इसका। जर्मनी ने साथ दे दिया और फिर इसका कारण जर्मनी को माना गया। बोला उन दोनों का मामला था, तुम बीच में क्यों पड़े, तुम्ही ने वर्ल्ड वार कराया। अरे वो लोग लड़ रहे थे। तो जर्मनी ने क्या किया, प्रूशिया ने या जर्मनी ने एक बम सर्बिया पे गिराया। अब बोलो सर्बिया का गुपचुप समझौता किसके साथ था? रशिया ने कहा अच्छा सर्बिया पे बम गिरा, इसने बम इस पे गिरा दिया। देखो उसे मालूम नहीं, बम मार हम कहीं ने आ कहीं से रहा, क्योंकि उसने कहा तुम पे आक्रमण यानी हम पे आक्रमण। तो अब ये एक हो गए, सही है। अच्छा यूएसए ने तो ज्वाइन लेट किया, यानी मैं कहना चाहता हूं कि इसने 1918 में छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था कि लेनिन जो थे वो कह रहे थे कि लीव द वार, हम लोग बहुत गरीबी में, और 1918 में छोड़ दिया। 1917 में वहां पर एक अक्टूबर वो मतलब अप्रैल थीसिस चला था कि नहीं, तुमने शायद छोटी क्लास में पढ़ा था, रशियन रिवॉल्यूशन है। और 1917 में छोड़ दिया, लेफ्ट द वार। और किसने फिर वार संभाला आके बताओ? दैट इज 6 महीने के लिए 1918 फॉर 6 months इसने ज्वाइन किया, ज्वाइन द वार। चेक करो। तो इसके यूएसए के जहाज पर जब हमला हुआ और उसके 350 नागरिक मारे गए पर्ल हार्बर में, ये यूएसए है, यहाँ यूएसए होगा, यहाँ बीच में पर्ल हार्बर पड़ता है, तो वहां मारे गए, तब फिर इसको शामिल होना पड़ा। लोगों ने कहा अपने नागरिक मरते हुए देखोगे। तो सब कुछ तुमको समझ में आ गया। और इसमें कौन जीता? दैट इन दिस वार शुरू हुआ फर्डिनेंड की हत्या के साथ, और जीत किसकी हुई बताओ? दैट इज
allied power always won, as दोनों ही बार में यही हुआ, यूएसए शामिल होता था लास्ट में, 6 महीने में जीत जात के चला जाता था। और उसमें भी उसने यही किया कि उसने हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया दूसरे वर्ल्ड वार में, और उसमें ऐसा बम गिराया कि सबने समर्पण कर दिया। मुसोलिनी ने कहा हम भी झुक गए, जापान था वो भी झुक गया, जर्मनी, 3 लोग थे, तीनों दादा थे। जापान तो सीधा सैनिक को डालता था गन्ने के जूस में और उधर से निकालता था, और जो जितनी औरतें थी सब यहाँ पर रशिया, चाइना, इन सब की औरतों को ब्रॉथल, वेश्यालयों में ले गया। इतना बुरा व्यवहार किया जापान की सेना ने कि वो सैनिक नहीं है, कोई हब्सी है, जैसे वैम्पायर नहीं होते वैसा। फिर लोगों ने कहा जापान से तुम सेना नहीं रखोगे, तुम्हारे सैनिक ऐसे हैं कि तुम गन्ने में उसको पीसोगे लोगों को। तो तब से आज तक हो गया जापान की सेना ने। अमेरिका ने कहा हम तुम्हें देख लेंगे, और 2 बम गिराए, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी में। और ये जज्ब भी देखा है वक्त की नजरों ने कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आज भी वहां लूले लंगड़े पैदा हो रहे। समझ में आई बात की नहीं? तब से वहां सेना नहीं है। लेकिन इस वार में भी यूएसए के आने के साथ साथ ये वार कौन जीत गया? ये जीत गया। सबका जिम्मेदार किसको माना गया? जर्मनी को। जर्मनी से कहा कि तुम न पढ़ते तो ये वर्ल्ड वार में ना बदलता। 2 देश के बीच का मामला था, वो था दुनिया में सबकी क्या चल रही थी, कोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद। सब अपनी अपनी कॉलोनी पे दमन कर रहे थे, वो भी कर रहा था। क्या गलत कर रहा था? और अभी भी दमन ही कर रहा है। सर्बिया उसी का तो कॉलोनी था। तो फिर जब इसने आक्रमण किया तब रशिया भी आ गया, और रशिया के आने के बाद फिर एक एक देश जुड़ते चले गए। ऑटोमन एम्पायर यहां से यहां तक है। ये हमारे मुख्य उद्देश्य है ऑटोमन एम्पायर। ये देखो ऑटोमन एम्पायर में कौन रहता था बोलो? एम्पायर जो आज का टर्की है, इसी का नया नाम क्या है? टर्की। वैसे तुर्की नाम है। यहां सुल्तान होते थे। कौन होते थे? सुल्तान। सुल्तान। और सबसे महान राजा किंग सोलेमन माना जाता है, वो यहीं का था। तो अब इसके ऊपर कर्व लगा दिया गया। When देखो अलाइड पावर, सहयोगी शक्तियां, फर्स्ट वर्ल्ड वार, देन बोलिए वार रिपेरेशन वर इम्पोज्ड ऑन जर्मनी। किस पे रिपेरेशन? बोला तुम 90 साल तक दोगे, अब इतना सब। बोलो कोई 90 साल तक देगा? जर्मनी ने कहा और लोग भी तो सब पे लगाओ, हम ही पे क्यों लगा रहे हो? और इसका बदला हिटलर ने लिया। हिटलर ने कहा हमारे साथ नाइंसाफी की गई, पूरी दुनिया शामिल थी और हमारे ऊपर ही वार रिपेरेशन, हम बदला लेंगे, हम जर्मनी वासी बदला लेंगे। पूरा जर्मन एक हो गया और सैनिक बढ़ने लगे, सबने सेना ज्वाइन कर ली। वो पूरा 80% यूरोप जीत गया नेपोलियन बोनापार्ट 2 की तरीके। तो अब देन क्या होगा बताइए? दैट इज ये जर्मनी वाज कंसीडर्ड कन्विक्ट, अपराधी माना गया ऑफ दिस। कौन इसका विलेन माना गया? देन जर्मनी वाज कंसीडर्ड कन्विक्ट ऑफ दिस वार एंड वार, ह्यूज वार रिपेरेशन, बहुत ज्यादा इसके ऊपर वार रिपेरेशन हुआ। वार रिपेरेशन वर इम्पोज्ड, किस पे इम्पोज कर दिए गए? ऑन जर्मनी फॉर 90 years. Its main territory were annexed. इसकी बहुत सारी जमीन क्या कर ली गई? जैसे कुल्हाड़ी होती एक्स और एनेक्स काट ली गई। इट्स, ठीक है, टेरिटरीज वर एनेक्स्ड, खत्म कर दी गई। ये इतनी खत्म करो, तुम्हारी अब नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या किया गया? Ottoman Empire was reduced to a smaller region, which is nowadays called Turkey.
बहुत विशाल था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सब खत्म कर दिया, बोलो चलो हटो, मुस्लिम नहीं रहेंगे सब जगह यूरोपियन का शासन है। थोड़ा तुम फ्रांस ले लो, तुम स्पेन ले लो, तुम भी कुछ ले लो, सबको बांट दिया। और जो छोटा सा बचा था उसको क्या कहते हैं, तुर्की। और जो इसका जो राजा था सुल्तान, उसका क्या नाम था बोलो, खलीफा। क्या नाम था, तो खलीफा था। उसकी भी पावर कम कर दी। अब बोला जो तुम फ्राइडे को तकरीरें देते हो, फ्राइडे को सब इकट्ठे होते थे, वो जो बोल देता था वही होता था। अभी भी फ्राइडे को इनका बहुत पवित्र माना जाता है, सब लोग फ्राइडे को इकट्ठे होते हैं कि नहीं, तो मुस्लिम वो तकरीर भी बंद कर दी। तो इसके लिए हिंदुस्तान के मुसलमान वो इसलिए नहीं गड़बड़ कर रहे थे कि यहाँ अंग्रेज दमन कर रहे, कह रहे अरे हमारे खलीफा को कर दिया, हम खिलाफत आंदोलन चलाए। तो 1919 में जो खिलाफत आंदोलन चला वो उस खलीफा के लिए चला। भारत के मुसलमान कभी भारत की आज़ादी के लिए लड़े ही नहीं, वो लड़े हैं अपने खलीफा के लिए। किसके लिए लड़े, तो गांधी जी उसी समय सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे 1919 में। तो उसमें बोले कि मुसलमानों से कि मेरी छतरी के नीचे आ जाओ, तुम कहाँ अलग खड़े हो। सब जो जिस के लिए भी लड़ रहा था कहने लगे आओ हमारी छतरी के नीचे आ जाओ, ठीक है, सबको एक ही अम्ब्रेला में ले आए। समझ में आ गई बात की नहीं। और सबके अलग अलग वो इश्यूज थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग का दुश्मन तो एक ही है, वकील तो थे ही, वो बैरिस्टर थे, तो सबको मिला लिया, एक बड़ा आंदोलन बना दिया। तो उस मूवमेंट को जो गांधी जी का छोटा आंदोलन था, जो उसे एक बड़ा बना दिया गया। तो आपको ये पता, हाँ बोलो। नॉन कोऑपरेशन को सत्याग्रह बोलते हैं। सत्याग्रह मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब आए थे तो तीन अलग अलग मूवमेंट हैं। एक 1919 में है, दैट इज सत्याग्रह। इसका मूवमेंट का क्या नाम है, सत्याग्रह मूवमेंट। और फिर उसके बाद 1930 में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और 1942 में क्या हुआ, ये देखो ये सब जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो कितना प्लान्ड है, सब कुछ कितना प्लान्ड है। उन्होंने कहा, अभी आपको मूवी भी दिखाएंगे, उन्होंने कहा अगर जो अंग्रेज बोले अगर गलत कह रहे हैं तो बोलो हम गलत आप बोल रहे हो, जाके बोलो तुम गलत बोल रहे हो। और अगर वो तुम्हें गोली भी मार दे तो गोली खा लेना, झुकना नहीं, सत्य का आग्रह करना। ये आत्मा की आवाज है, तुम्हें कोई मार सकता है लेकिन झुका नहीं सकता। ऐसा मूवमेंट उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था, वहां जीत के आए थे। और वहां पर भी सिविल डिसोबीडियंस किया था, 15 दिन तक किया, मार्च किया था। जैसे यहाँ दांडी यात्रा की थी, 3 अलग अलग साउथ अफ्रीका के केप टाउन से शुरू करके 3 जगह पैदल यात्रा की। और अंग्रेजों के दिए हुए सब स्पेशल पास जला लिए वहां पे, और खूब मार भी खाए, लेकिन उन्होंने अंत में विजय हासिल की। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो हम गांधी जी का मूवमेंट भी अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अब कुछ मूवमेंट्स देखो। नाउ ऑटोमन एम्पायर पे क्या किया गया बताइए, इट्स टेरिटरी वाज आल्सो एनेक्स्ड। बहुत लार्ज एम्पायर था, ठीक है। तो लिखो टेरिटरीज ऑफ ऑटोमन एम्पायर was annexed. Power of खलीफा was taken out. अब शक्तियां खलीफा के हाथ में नहीं रहेगी। It is reduced to टर्की। इससे मुसलमान बहुत नाराज हुए। टर्की। Now there was no power in hands of religious leader. ठीक है, जिसको थियोक्रेसी कहते हैं। थियोक्रेसी जानते हो, जैसे ईरान में आयतुल्ला खमेनी है, वही वहां का भगवान। अब उसका बेटा मुस्तफा खमेनी है ना, खामनेई।
तो वो जो रिलीजियस लीडर है वही उसके सामने बड़े बड़े कर्नल घुटने पे बैठते हैं, तो उसकी पावर खत्म करती है। सही है। सो द नो पावर इन हैंड्स ऑफ रिलीजियस लीडर कॉल्ड खलीफा। क्या कहा गया? कॉल्ड खलीफा। अब इतनी तो बात तुमको समझ में आ गई जिसके बैकग्राउंड में हम बात करें। हाँ, अब जरा देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा सत्य का आग्रह करो। गांधी जी ने क्या कहा? और अगर बोलो नहीं जो ये सत्य है और हम सत्य ही मानेंगे। समझ में आ गई बात की नहीं? तो जब सत्य का हमने आग्रह किया, तुमको गोली लग गई, गोली खा लो, लेकिन सत्य का आग्रह ना छोड़ो, विनम्रता रखो, सत्य रखो, अहिंसा, अहिंसा रखो। इन्होंने कहा कि कुछ भी मत करो और अहिंसा से। क्यों? क्योंकि ये यूरोपियन, इनके हाथ में बड़े बड़े वेपन है, और जो हिंदुस्तानी है वो सब लोग वेपन ले नहीं सकेंगे। तुम एक गोली चलाओगे तो वो दुनिया को दिखाएंगे कि हिंदुस्तान से हम पे गोली चली, वो 1000 को मारेंगे और तुम कभी जीत नहीं पाओगे। बोलो बात समझ में आ गई? और जो 1919 का जलियांवाला बाग हुआ, उसमें अंग्रेजों की बहुत बदनामी हुई कि उन सबको तुमने मार दिया, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वो बच्चे भी थे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट बनाया। उसके बाद जब वो मूवमेंट जोर पकड़ने लगा, वो बहुत, उन्होंने लोगों को आत्मबल दे दिया। बोला बस चलते चले जाओ, गोली चलती चली आ रही है। भगत सिंह से ज्यादा वो वीर हैं। गोली सामने से आ रही है और हिंदुस्तान एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे, जिंदाबाद। मालूम है कि गोली लगने वाली है, और भगत एक हथियार लेके खड़ा है, बॉम्ब लेके खड़ा है, वो मार देगा छुपके और फिर बाद में जाके फांसी से झूल जाएगा। और एक कॉमन आदमी है, लेकिन सोचो उसमें कितना आत्मबल है। अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे गांधी मूवी का। हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान को स्कूल में ले जाके दिखाई गई जब गांधी मूवी आई थी। 8 ऑस्कर अवार्ड मिले उसको। तो सबको थिएटर में ले जाके दिखाई गई। ये सरकारी आदेश था। समझ में आई बात? तो अब जब सब में आत्मबल आ गया, हथियार किसी ने नहीं उठाया, लेकिन सब सड़क पे तो निकल रहा है ना, सब अपने आप को अब आंदोलनकारी समझने लगे। उन्होंने कहा अगला स्टेप अब नॉन कॉपरेशन। तुम सब प्रोफेसर लोग इस सरकार के साथ, क्यों? क्योंकि आज भी हमारी हंसी उड़ाई जाती है कि वो 10,000 लोग, तुम 34 करोड़ पे राज करके चले गए। तुम तो वही हिंदुस्तानी हो ना जिसपे 10,000 लोग आए थे और राज करके चले गए, और इतना पैसा उन्होंने यहां से ले लिया जितनी आज अमेरिका की 40 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इतना 200 सालों में लूट लिया। तो आप समझिए उतना न मुगलों ने किया न दूसरों ने किया जितना ब्रिटिशर्स ने कर दिया। तो हम लोगों की आज भी पहचान वही बनी। तो दूसरा उन्होंने कहा कि ये इतने कम लोग हैं, तो दूसरा काम तुम लोगों को करना है, शराब छोड़ देनी है, नशा छोड़ देना है, सबको यूनाइट होना है। और प्रोफेसर्स स्कूल छोड़ो, बच्चों कॉलेज छोड़ो, ठीक है? और जो जो अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहा है सब लोग छोड़ दो। सैनिकों तुम उनकी सेना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। 10,000 लोग क्या कर पाएंगे? उनको तो यहाँ की भाषा भी नहीं आती। लोगों ने बोला असहयोग। 2 रुपए का यहाँ से वो कॉटन ले जाते हैं। उन्होंने स्पिनिंग जेनी खोल रखी है, उनके पास जेम्स वाट का इंजन है, वहां इंजन चलाते हैं। वहां पर मैनचेस्टर में कारखाना, 200 रुपए की शर्ट हमको बेच रहे हैं लाके। हमसे 2 रुपए का कॉटन ले जा रहे हैं, हम ही को 200 की शर्ट बेच रहे हैं। हमको खोखला कर रहे हैं। हमारे सारे वीवर्स का सारा धंधा बंद करवा दिया। उनसे वो इंडिगो प्लांटेशन करा रहे हैं। उनसे कितनी बीमारी होती है, 8 घंटे वो पानी में खड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं उनके पैर कितना, और उनके खेत को बंजर कर रहे हैं। उनके कपड़ों की होली जलाओ। तो लोगों ने सारे ब्रिटिश कपड़े की होली जलाई और बोले हम चरखा चलाएंगे, चाहे एक ही कपड़ा पहनना पड़े खुद पहनेंगे। उससे इंग्लैंड की कई सब कंपनियां नीलाम हो गई, क्योंकि उनका सब मार्केट यही था कॉलोनियल। तो इस तरीके से उन्होंने दूसरा मूवमेंट क्या किया बताओ? पहले लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाया, सबको खड़ा किया, और दूसरा बताया कि नाउ कॉपरेशन नहीं होगा। ये बहुत सफल मूवमेंट रहा। और फिर अंग्रेज की चूने हिल गई। और फिर तीसरा उन्होंने जो मूवमेंट चलाया, निकलो बाहर, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। हर कॉलोनियल रूल में
ये मूवमेंट चला है, ऑस्ट्रेलिया में चला, इंडोनेशिया में चला है, लेकिन क्विट इंडिया कहीं नहीं हुआ है, अंग्रेज रह ही गए। ऑस्ट्रेलिया में भी आज भी यूरोपियन का राज है, सब जगह है, और यहाँ एक भी अंग्रेज नहीं बचने दिया, आखिरी अंग्रेज को भी निकलो, एक अंग्रेज नहीं रहेगा। आखिरी अंग्रेज जब तक नहीं चला गया तब तक ये क्विट इंडिया मूवमेंट पूरा नहीं हुआ। तो इस तरीके से इन्होंने प्लान्ड मैनर में सब काम किया। इस चीज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये प्लानिंग कैसे एक बैरिस्टर ने की, कैसे इस मूवमेंट को 36 करोड़ लोगों का मूवमेंट बना दिया, रोटी और कमल के फूल से। रोटी निशान बना दिया एक से दूसरे को संदेश पहुंचाने का, और कमल का फूल एक दूसरे में बांटा जाने लगा। जो घर में महिलाएं हैं वो भी निकल जाती थी सत्याग्रही करने होली का, क्योंकि हथियार ना उठाना ना बेलम उठाना। तो ये बहुत वीरता की बात थी, इससे अंग्रेज कर रहा है। उनको मालूम ही नहीं था कि नॉन वायलेंस से लड़े तो कैसे लड़े। जब सब लेट जाते थे तो घोड़े चढ़ने से इनकार कर रहे थे। वो सब हम देखेंगे। खैर अभी तो हम लोग इतनी बात जान रहे हैं कि खलीफा की पावर को क्या कर दिया गया, कर दिया गया। बोलो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। अब आगे नाउ चलिए, नाउ ये देखो, दिस इज कि एट दैट टाइम द इंग्लैंड वाज, ग्रेट ब्रिटेन वाज इन्वॉल्व्ड इन वार, so huge amount of money was needed. All factories were set in India to make only the uniforms of soldiers. उनको क्या बोला गया, यूनिफॉर्म बनाओ, जूते बनाओ, उनको यही काम ही दिया गया। सारे काम धंधे बंद कर दिए गए, और यहां से लाखों लोग, जो आप देखते हैं कि गेटवे, वो इंडिया गेट बना हुआ है, इंडिया गेट दिल्ली में है, तो उसमें सबके नाम है। उन सबको लाखों लोगों की जबरन भर्ती की गई, बोला जाओ हमारा युद्ध लड़ो। गांधी जी ने कहा ये तुम्हारा युद्ध है, हम क्यों लड़ें? बोले हमारा युद्ध लड़ो, हमको जिता दोगे तो हम तुमको आजाद कर देंगे। बोलो बात समझ में आई? लेकिन जीत भी गए और फिर भी आजादी नहीं दी गई। समझ में आ गई बात आपको कि नहीं? फिर दूसरा युद्ध हुआ। दूसरा वार कब हुआ बताओ? ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार है। वर्ल्ड वार 2 में, दैट इज 1939 और 1945, अगला वर्ल्ड वार। अगले वर्ल्ड वार में भी उसने यही खेल खेला। तो गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, जब तक मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुका था, क्योंकि उस समय उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट भी कर दिया था। बहुत थोड़े लोग ही गए, 10,000 लोगों को वो जबरन भर्ती करके ले जा पाए। फर्स्ट वाले वर्ल्ड वार में 1.25 लाख इंडियन गए, और उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी वहां पर कि उनको 6-6 दिन तक खाना नहीं दिया गया। और वहां के अफसर जहां पर शराब और मीट उड़ा रहे थे, हमारे हिंदुस्तानी वार लड़ रहे थे 6-6 दिन तक भूखे प्यासे, और फिर भी उन्होंने वार जिता के दिखाया। और वो इतने वीर थे कि जब वो घायल अवस्था में लाए गए तो ब्रिटेन की नर्सों को उन सैनिकों से प्यार हो गया, उन्होंने उनसे शादी कर ली। ऋषि सुनक उन्हीं में से आज एक है जो आज प्रधानमंत्री है। और जो वहां की पॉपुलेशन है, भारत के लोगों को जगह जगह स्लेव बना बना के भेजा गया, क्योंकि सब जगह, ना अफ्रीका के लोग ना कहीं, कोई लोग काम करना ही नहीं चाहते थे। और भारत के लोग और बिहार के लोग ऐसे थे, उड़ीसा के लोग, वो जहां भी स्लेव बना के भी भेजे जाते थे। तो ये कहा जाता था तुम्हारे घर में हम पैसा पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए तुम काम करो। उन्होंने भारत स्लेव की ट्रेडिंग की। समझ में आया? अभी ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी आपको बताएंगे कहां कहां पर है। इसलिए विश्व के किसी भी देश में 30% पॉपुलेशन इंडियन है, क्योंकि पूरा विश्व इंग्लैंड का, ब्रिटानिया का ही कॉलोनियल रूल था। तो उन्होंने स्लेव्स कहाँ के पसंद किए? इंडिया के। इंडिया के लोग फिजी में भी हैं, यूएसए में भी हैं। ऐसा कोई विश्व का देश नहीं है कि तुम हिंदी में बुलाओ कि ए रिक्शे वाले और रिक्शा वाला आना जाए। हर जगह 30% हिंदुस्तानी। या ये कह सकते हो कि विश्व की 1/6 पॉपुलेशन इंडिया में है, पर फिर भी विश्व के हर देश में 30% हिंदुस्तानी। विश्व के ऐसे 6 देश हैं जहां हिंदुस्तानी इस समय राष्ट्रपति। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि नहीं? तो जो भी हो, खैर हम तो खिलाफत आंदोलन पर हैं। दैट इट वाज
देयर वाज नो पावर। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब लेकिन ब्रिटेन में क्यों सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ? क्योंकि उस समय ब्रिटेन, यहां पर लोगों की जबरन भर्ती होगी। 6 कारण बता रहा हूं, ऐसे तो सत्याग्रह नहीं शुरू होता। 18 तक बड़ी बुरी हालत कर दी गई थी। हमारे यहाँ फसलें तबाह हो गई थी। क्यों? क्योंकि जवानों को उठा उठा के खेतों से ब्रिटेन भेजा गया। तो क्या बूढ़े खेती करेंगे? कौन खेती करेगा? तो दैट इज ड्यू टू फेमाइन। हमारे यहाँ सूखा पड़ा या दूसरे कुछ भी रीजन रहे, उन्होंने तो फेमाइन बोला है। 30 बार फेमाइन आया ब्रिटिश के समय में, ठीक है। तो फेमाइन हुआ। दूसरा फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, समझ में आई बात की नहीं? और तीसरा दैट इज जो महंगाई बढ़ती चली गई। ओके, सो देयर आर द 6 रीजन व्हाई सत्याग्रह आंदोलन वाज स्टार्टेड। ओके, लिखो इस चीज। नाउ ध्यान दीजिए कि इन तीनों मूवमेंट को तो तुम लिख ही लो कि कितने प्लान्ड मैनर में इसकी रूपरेखा उन्होंने सोच ली थी कि हिंद स्वराज एक बुक लिखी है, उसमें लिखा है कि हम ऐसे ऐसे चलाएंगे। और वो बुक लिखी थी जेल में रहते हुए, यानी 1919 के आसपास वो जेल चले गए, उनको जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने लिखा ये चलाएंगे, फिर ये चलाएंगे, और वैसा वैसा चलाएंगे। तो प्लानिंग पहली की है। ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है, तो तुमको लिखना होगा हिंद स्वराज, ठीक है। चलो लिखे इस चीज को कि नाउ इन द years after 1919 there were mass agitation, विद्रोह शुरू हो गया था। कहां कहां पे? इन एजिटेशन इन कॉलोनियल पार्ट ऑफ ब्रिटिश। ऐसा क्यों हुआ? पार्ट ऑफ ब्रिटिश, जैसे कहां कहां पे? एज इंडोनेशिया, इंडिया, तो सभी जगह ये मूवमेंट शुरू हो गई। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि इंडोनेशिया में हुआ और कहां पे हुआ? वियतनाम, वियतनाम में भी हुआ। ठीक है। What were the reasons? इसके क्या कारण थे? क्यों ऐसा हुआ? That it was due to the reason that Britain was involved in, किसमें इन्वॉल्व था बताइए? इन वर्ल्ड वार वन में इन्वॉल्व था। तो अब वो अपना रिपेरेशन कहां से लेगा? जो पैसा कमाया था उसने तो वर्ल्ड वार 1 में खर्च कर दिया था। तो वो उसने क्या किया था? नाउ वर्ल्ड वार 1 दो ही वन, बट द कॉलोनी सफर्ड ड्यू टू दिस द ब्रिटिश कॉलोनीज, जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी वो सफर की बहुत ज्यादा। ब्रिटिश कॉलोनीज सफर्ड ए लॉट। एग्जाम्पल कि कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड ड्यू टू डिफेंस एक्सपेंडिचर। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू डिफेंस। डिफेंस में बहुत पैसा खर्च होता है। एक्सपेंडिचर, एक एक बॉम्ब 3-3 करोड़ का आता था उस समय। अभी तो 3 करोड़ तो बहुत होते हैं, लेकिन तो कितना खर्च होता होगा? तो पैसा कहां से लेगी? तो अब जरा देखिए कौन कौन से रीजन थे। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। इसका क्या मतलब है? कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, इसका मतलब समझो सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए। शुल्क, हम तो क्या किसी चीज को आयात करेंगे,
मतलब हम किसी चीज को क्या एक्सपोर्ट करेंगे, उस समय भारत ऐसी स्थिति में थोड़ी था, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल सब कुछ, इंडस्ट्री तो कुछ थी नहीं 1919 में। तो हमारे यहाँ जो चीज आती थी, कौन चीज आती थी, ब्रिटिश के कपड़े। तो जो 200 रुपए में मिलते थे वो 400 के कपड़े। बोले इंडिया जाएगा तो उसमें 200% टैक्स, 200 की कीमत है तो 200% यहाँ, तो 400 का खरीद सकते हो तो पहले सीमा शुल्क बढ़ा दिए। यानी हम ये कह सकते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ नहीं थी हमारी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। ये जैसे ये 6000 का हमने लिया है, ये वाले सारे जो बाहर से आए हैं, इसमें 3000 ये फ्रांस से आया, 3000 कस्टम ड्यूटी। अब अभी 1.5 महीने पहले FTA साइन हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सभी यूरोप में, अब ये 3000 का। तो आप समझ लीजिए कि 3000 तक का इसमें 100% कस्टम ड्यूटी। तो वो चीज ज्यादातर इसमें कोई फ्रांस के हैं, कोई जर्मनी के हैं, लेकिन सोचो कि आधा मुझे कस्टम ड्यूटी देना पड़ा। समझ रहे हैं कई बार, तो कितनी महंगी चीज हो गई, डबल नहीं हो जाएगी कस्टम ड्यूटी से। जो अभी भी सोना महंगा क्यों हो गया है, पहले कस्टम ड्यूटी 3% थी, दुबई से आता था 15%, तो तुमको 15% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जो तुम यहाँ एक्टिवा 1 लाख की लेते हो, नेपाल में 3 लाख की है, वहां 200% कस्टम ड्यूटी। कहते हैं, समझो नेपाल कहता है अच्छा 1 लाख की इंडिया से आ रही है, लाओ 2 लाख हमारी जेब में, तब ले पाओ। अलग अलग देशों का ये कस्टम ड्यूटी रेज हो गई, तो कैसे लोगों को महंगाई बढ़ेगी। अगला देखो, इनकम टैक्स। इसके पहले इनकम टैक्स नहीं था, अब क्या इंट्रोड्यूस हो गया, बोलो। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, पहली बार लोगों की इनकम पर अब टैक्स लिया जाने लगा। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स। तो इसमें फ्रॉम विलेजेस से अब भर्ती होने लगी, और एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू, देखो, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड इन मैनी पार्ट्स ड्यू टू फेल्योर ऑफ क्रॉप्स। ऐसा कहा जाता है, लेकिन सच बात ये नहीं है। सच ये भी हो सकता है कि ट्रकों में माल भरकर फ्रंट पे भेजा जा रहा था सैनिकों के, जो लड़ते हैं ना उनके लिए, सब सैनिकों के लिए सामान भेजा जाएगा। तो भारत से बंगाल में फेमाइन आया था और वहां के 50% पॉपुलेशन वाइप ऑफ हो गई। तो आप समझो वहां पर कितने 10 लाख 30 लाख लोग मर गए। तो वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था, अभी नाम मैं बता रहा हूं, तो उसने कहा कि दीज आर वर्मिन्स, ये कीड़े मकोड़े हैं हिंदुस्तानी। उनसे कहा गया कि आपका फर्ज नहीं बनता कि ये लोग ऐसे मर रहे हैं, तो उसने कहा ये कीड़े मकोड़े, ये मरने के लिए ही बने। तो उसका ये दृष्टिकोण है। तो फेल्योर ऑफ क्रॉप्स की वजह से शॉर्टेज हो गई, ये सारी चीजें एक्युमुलेट हुई, तभी सत्याग्रह हुआ। समझ में आई बात की नहीं तो 1957 के बाद कुछ भी क्यों नहीं हुआ। 100 साल तो बीतने को आ गए, 100 साल के 70 साल तो आ ही गए। तो जब लोगों को दिक्कत होती है तभी कुछ होता है। अब जरा देखो कब हुआ, इन 1918 to 19 में, और दूसरा एंड 1920 to 21 में। अब जरा देखा, इसमें इन्फ्लुएंजा फैल गया, एपिडेमिक। अब इसकी टीका आ गई है, वैक्सीनेशन, लेकिन उस समय इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाता था, सर्दी जुकाम तो लोग मर जाते थे। अब इन्फ्लुएंजा होने पे कुछ हो रहा है क्या, किसी को नहीं। इन्फ्लुएंजा आता है तो बस एक दो कुछ कप सिरप पी लेते, सही हो जाता है। बट इतना सारा चीजें थे। दिस लेड टू सत्याग्रह मूवमेंट। इसकी वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू सत्याग्रह मूवमेंट। अब जरा देखो, गांधी जी रिटर्न्ड इंडिया। इंडिया में कब आए थे बताओ, इन जनवरी
1915। 3 साल तो वो पूरे देश में ट्रेन में बैठ बैठ के घूमे हैं। सो ही हैज टूर्ड अक्रॉस इंडिया। इंडिया के बारे में उनको पता नहीं था। एंड विजुअलाइज द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ इंडियंस, द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ इंडियंस। नाउ पीपल स्टार्टेड गैदरिंग इन, जो भी इनके एड्रेस में गांधी जी से जुड़ने लगे, धीरे धीरे जुड़ने लगे। अब कांग्रेस बहुत पहले की बनी थी, वो 1887 में ही हो गई थी। फिर कांग्रेस के नेता भी सोचने लगे, अरे ये कौन लीडर आ गया, तो बड़ा अच्छा लीडर है, तो सबको जोड़ रहा है। हम तो तब से पहले से चले आ रहे। कांग्रेस बहुत अमीर लोगों की थी, वो लोग भी चुनाव में खड़े होते थे, काउंसिल इलेक्शंस में, विधान परिषद में। लेकिन वो लोग कभी ये सोचते ही नहीं थे, वो कहते थे थोड़े अधिकार दे दो। अब गांधी जी खड़े होकर बोलते थे निकलो यहाँ से। तो अब ये 2 अलग अलग बातें हो गई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की बताओ? A.O. ह्यूम ने, एक अंग्रेज ने ही की। और इसमें सब पैसे वाले लोग थे। वो मीडिएटर का काम करती थी कांग्रेस। कांग्रेस कहती थी अच्छा तुम लोगों का ऑपरेशन हो रहा है, अभी मैं बात करता हूँ। जैसे मीडिएटर नहीं होता है, वो मलाई खाने वाले बिचौलिए थे, मीडिएटर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांधी जी ऐसा कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लीडर जवाहरलाल नेहरू आकर हाथ जोड़ दिया, चलो हमारे साथ हो लो, हमारे पास भी कुछ लोग। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? कांग्रेस को फायदा दिखा, इसलिए गांधी जी के साथ हो गए। बाद में गांधी जी का टाइटल भी ले लिया, नहीं तो इनके यहाँ कोई गांधी था ही नहीं। ये नहर किनारे रहते थे तो नेहरू कहलाते थे, ठीक है। अदरवाइज फिर टाइटल ले लिया, बोला हमारी बेटी पे अपने टाइटल दे दो, इनको इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी बोल दो एक बार। गांधी जी ने बोल दिया, हमने बोल दिया गांधी। और तब से वो जो गांधी लगाने लग गए, जिससे कि फायदा मिलने लगा। नहीं तो टाइटल ना कोई छोड़ता है ना कोई लेता है। बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा देखो गांधी जी कब आए? आफ्टर सक्सेसफुल सिविल मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। आफ्टर सक्सेसफुल सिविल मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। चलो अब इसके आगे की बात देखिए। फिर क्या हुआ? सत्याग्रह आंदोलन। और 12 से 13 मिलियन पीपल, मिलियन का मतलब 1,30,00,000 लोग इससे मर गए। कितने लोग मरे बताओ? यानी 1.2 to 1.3 करोड़ पीपल डाइड ड्यू टू दिस। ये बहुत बड़ी संख्या है। हर 34 करोड़ में से 1.2 करोड़, 1.2%, हर 34 में एक आदमी मर गया ड्यू टू दिस। अब जरा देखिए कि इस मूवमेंट को देखो। गांधी मूवी देखिए। अब ये देखो, तो ये सबसे पहले इन्होंने इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की। तो इनके जो पिताजी थे वो भी बहुत पैसे वाले थे। इसको ये तो उनके गोली मारने का इस समय मतलब नहीं। नाथूराम गोडसे लास्ट में कब गोली मारी, ये देखो, ये भाई बापू को प्रार्थना के लिए देर हो रही है। ये 1 साल बाद मर गए। जब हमें आजादी मिली तो 31 जनवरी 1948 को मारी। अच्छा, इनको मारा किस लिए गया? क्योंकि ये कह रहे थे कि 60 करोड़ पाकिस्तान को दे दो। नेहरू से बार बार बोलते थे। तो ये जो यहाँ के लोग थे बोले हम अपना पैसा उनको क्यों दें जब वो सब ले गए, वो भी गरीब हैं।
तो ये तुष्टिकरण ज़्यादा करते हैं। तुष्टिकरण का मतलब समझते हो? अपीजमेंट। जब इनसे पूछा गया कि बंगाल में हिंदू औरतों का बलात्कार कर रहे हैं मुस्लिम लोग, उन्हें क्या करना चाहिए, तो बोले उन्हें सांस रोक के बैठ जाना चाहिए और अपनी मृत्यु का आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये अभी की जो मूवी है, ये मुस्लिम का अपीजमेंट करते थे। मुस्लिम कपट कहते वो थोड़े हैं, उनको सारे अधिकार दे दो, उनको मनमानी करने दो। तो ये विवादास्पद भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो अपीजमेंट की यहाँ की पॉलिसी है, मनमोहन सिंह ने भी कहा कि यहाँ के सारे रिसोर्सेज मुस्लिम्स के लिए हैं। तो ये ऐसे रहे हैं प्रधानमंत्री जो वही फॉलो करते रहे और उनके वोट भी पाते रहे। तो इस चीज को जो आरएसएस के लोग हैं वो पसंद नहीं करते थे, कहते थे ऐसे तो ये गांधी जी देश बेच देंगे, अलग तो करा ही दिया है, अब उसके बाद तुम कह रहे हो कि हम और देंगे, क्यों देंगे? और वो बीच में एक रास्ता बनाना चाहते थे बांग्लादेश से लेकर इस्लामाबाद तक की सड़क, तो इसमें भी उन्होंने अनशन किया था, बोले तुम सड़क बना दोगे यहाँ से वहां तक, वो कुछ भी करेंगे, कैसा इंडिया चाहते हो? तो कई बार आंदोलन किया, अनशन कि हम मर जाएंगे नहीं करोगे। तो मुस्लिमों से ये बहुत प्यार करते थे, ठीक है। अब वो अहिंसावाद है जो भी वो विवादास्पद है, जो भी हो वो तो आपके ऊपर छोड़ दें। अब देखो, ये देखिए, ये तो इनकी मृत्यु का है। अब ये देखो, ये साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, बैरिस्टर है, लंदन से जा रहे हैं। ये बताओ, ये तुमने कभी नरक के बारे में सोचा? नहीं मैंने, पर ये आदमी है जिसने ये किताब लिखी, ईसाई, और कहता है कि अगर विश्वास करना है तो क्या करें। माफ कीजिए सर, कितने दिन से आप साउथ अफ्रीका में हैं? एक हफ्ता। और आपको ये टिकट कैसे मिला? तुम क्या कर रहे हो इस जगह? गोली क्यों? ये टिकट है, फर्स्ट क्लास टिकट। ये कैसे हासिल हो? मैंने डाक से मंगवाया। मैं एक वकील हूँ और इतना समय नहीं था कि मैं। यहाँ कोई गाना वकील है साउथ अफ्रीका में, थर्ड क्लास में जाओ। चलिए निकल दो सामान। नहीं, रुकिए जरा। ये देखिए, मोहनदास की एक कहानी, अटॉर्नी एट लॉ। इस वक्त मैं विक्टोरिया जा रहा हूँ एक हिंदुस्तानी कंपनी के मुकदमे के। सुना नहीं तुमने? यहाँ कोई काला वकील नहीं, ये साउथ अफ्रीका। सर, मैंने वकालत पास की है लंदन से और मेंबर हूँ हाई कोर्ट चांसरी का, और तभी वकालत कर रहा हूँ क्योंकि आपकी नजर में मैं काला आदमी हूँ। इससे ये तो जाहिर हुआ कि कम से कम एक काला वकील तो है साउथ अफ्रीका में। बदजबान हबशी, एक दूसरे ले जाओ अपना सामान थर्ड क्लास में। इसको फेंक दिया गया, मतलब गांधी जी को क्या किया गया? क्लास में, वरना फेंक दो गाड़ी से। पर मैं हमेशा फर्स्ट क्लास। आप मुझे ये देखो है ना। तो फिर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये साउथ अफ्रीका में आ गए, वहाँ कुछ अब लीडर से मिलने लगे। यहाँ मौलाना अबुल कलाम आजाद भी हैं और भी उनके सब लोग हैं। ये मौलाना आजाद है, वो भी इनके साथ भारत आ गए। अब जरा देखो, इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जितनी डिग्री थी सब जलानी शुरू की। ये भी जरा सुनो, सत्याग्रह आंदोलन का मतलब बता। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप सभी का। हम हर काम खुलेआम करते हैं। ये साउथ अफ्रीका में। मैं समझा दूं आपको जनरल स्मथ का नया कानून। हर हिंदुस्तानी अपनी उंगलियों की छाप देगा। जैसे अपराध औरत हो या मर्द, और कोई भी शादी जो ईसाई धर्म के अनुसार न की जाए नाजायज होगी। इस कानून के मुताबिक हमारी माताएं और बहनें वेश्याएं हैं और हर आदमी यहाँ पर दोगला। आज तो नफ्स पकड़ ली लोगों की। और एक पुलिसमैन मजे से किसी हिंदुस्तानी के यहाँ को घर नहीं कहूंगा मैं, बेखट के अंदर आकर उसमें रहने वाली औरत से कार्ड मांग सकता है। हमें बर्दाश्त नहीं करेगा। ध्यान रहे, दरवाजे पर खड़ा नहीं रहेगा वो।
उठाएगा। मैं उसे कसम है अल्लाह की, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा कि मेरी बीवी की बेइज्जती करेगा, चाहे वो मुझे फांसी दे दे। बातों से कुछ ना होगा। खत्म कर दो कुछ थोड़े पहले से कि एक भी हिंदुस्तानी औरत पे इज्जत हो, जिससे ये कानून बनाने से पहले दोबारा सोचे वो। इसके हाथ से मैं खुशी से मर जाना चाहूंगा। हमें यही साहस चाहिए। इसकी जरूरत मुझे भी बहुत है, क्योंकि इसके लिए मैं खुद अपने प्राण को दे अब ये सकता हूँ। अपना नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट दें। ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं किसी दूसरे के प्राण लूं। हमारे साथ में जो करना है करें, मगर हम वार नहीं करें, हत्या नहीं करें, लेकिन उंगलियों के निशान भी नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा। वो कैद में डालेंगे, वो जुर्माना करेंगे, वो हमारा सामान जब्त करेंगे, और किसी की इच्छा के विरुद्ध उसका आत्मसम्मान हरगिज नहीं छीन सकेंगे वो लोग। आप सभी जेल गए, मौके पीछे बताएंगे। ऐसी हालत में हमें सामना करना होगा उनका, उनके गुस्से का सामना, पर उसे भगाएंगे नहीं। हम कोई बात नहीं करेंगे, पर उनको छेड़ेंगे जरूर हम, और यूं दुख पाकर उनको समझाएंगे ये सरासर अन्याय, इससे तकलीफ जरूर होगी जो हर लड़ाई में होती है, पर हम हारेंगे नहीं, हरगिज़ नहीं। वो मुझे यातना पहुंचाएं, मेरी पत्नियां धो डालें या जान भी दे दें, इससे उन्हें मेरी लाश तो मिलेगी, मेरी हुक्म बर्दारी नहीं। अब देखो इसके बाद वहां जज ने बोला ठीक है, ये गलत है, तो तुम अगर इतने शेलिंग्स दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई शेलिंग वेलिंग नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पर हूं। अब वही अदालत आने वाली है, और मैं कोई जुर्माना नहीं होता है कि इफ यू विल गिव दिस बेल अमाउंट होता है ना, जमानत का पैसा दे दोगे तो तुम्हें होगा। तो उसने कहा तुम्हें 100 शेलिंग देनी होगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं सच्चाई के रास्ते पर हूं, तुम लोग भेदभाव कर रहे हो, मैं नहीं दूंगा। बोला अच्छा ठीक है, 50 शेलिंग पर मैं तुम्हें छोड़ता हूं। बोला मैं नहीं दूंगा। बोले 2 शेलिंग में छोड़ रहा हूं। बोले मैं 1 भी नहीं देंगे, तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। उसने कहा मैं ऐसे कैसे जाऊं, मुझको 30 शेलिंग दो, मुझे ऑटो में बैठ के जाना। तो और बाहर लोग वहां पर हड़ताल किए हुए थे, सारी भीड़ लगी हुई थी। तो जज ने फिर किसी तरीके से मैनेज किया, और फिर इनको देखो, ये देखो अब ये धीरे धीरे इनका एंड्रूज, इनका पहला अंग्रेज जो इनसे प्रभावित हुआ भारत में इनके साथ, ये एंड्रूज है। तो एक निवेदिता और एक एंड्रूज, 2 लोग इनके बने थे शामिल, वहां के थे। ये देखो यहाँ पे तुम इतने होशियार गांधी चलने का अभी देखें। अरे कुछ ना होगा। ठीक है, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई ना। ये देखो, यहाँ पे देखो बस, ये वो सामने आए। इनकी हथकड़ी खोल दी गई, और क्योंकि लोग आंदोलन कर रहे थे, तो ये अब जज के रूम में आए। मिस्टर गांधी, सोचा आपसे अभी भी साउथ अफ्रीका में। तुम जा सकते हो जाके। ये देखो, चलेगी। धन्यवाद। फैनी एक रशियन शराब होती है,
खाना जेल में खा लिया। आइए यहाँ पे। मिस्टर गांधी, पार्लियामेंट से मैं सिफारिश कर रहा हूँ बस ये आखिरी वीडियो इसके बाद छोड़ देंगे। जिससे आपको शिकायत है। आप सिफारिश करें जनरल स्मार्ट, तब तो जरूर मानी जाएगी। ये इतना आसान नहीं लगता। वो तो मैंने भी सोचा। मैं सोचता हूँ कि एक रॉयल कमीशन बुलाया जाए जो इस कानून की जांच करे। मैं गारंटी देता हूँ कि वो इसे खत्म करने का ही फैसला देगा। ये उनकी समझदारी होगी। और शायद वो ये भी चाहे कि आइंदा यहाँ आके रहने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद कम कर या बिल्कुल ही रोक दे। हमें झगड़े का हिंदुस्तानियों के यहाँ बचने से वास्ता नहीं, और उसे बहस का मुद्दा बनाना भी गलत होगा जबकि बाजी हमारे हाथ में है। मैं आने वाले 24 घंटों में सारे कैदियों के रिहाई का हुक्म दे रहा हूँ और आप इसी वक्त से रिहा किए जाते हैं। उम्मीद है आप रजामंद हैं? हाँ, लेकिन ऐसा है कि इन कपड़ों में यही चाहूंगा कि टैक्सी से जाऊं। हाँ बेशक, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं मेरे पास। मुझे माफ करना। डैनियल्स, मिस्टर गांधी को 1 शिलिंग टैक्सी के लिए दे दो। मैं कुछ समझा नहीं सर। आपको कितनी दूर जाना मिस्टर गांधी? अब क्योंकि झगड़ा निपट गया है, सोचता हूँ कि मैं सीधा हिंदुस्तान लौट अब जाऊँ। ये हिंदुस्तान आ जाए बहुत बना देंगे। पार्टीजम खत्म कर दिया, नए लॉ पास करा दिए और फिर 20 दिन तो इनको शेलिंग दी गई। यहाँ से सीधा शेलिंग से पकड़े, जहाज पकड़े, निकल दिए। समझ में आया? तो ये अब उसी समय देखो साइमन कमीशन भी आया है भारत में। भारत का संविधान लिखने बाहर के लोग आए, इतना अंधेर। और उसी जगह दूसरी तरफ कौन उतर रहा है? गांधी जी। इसके लिए कितना सम्मान है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये लोग कहेंगे वहां क्यों भीड़ लगी? इंडियंस है सारे। कितना खुश है। वो खुश कैसे हो? आजकल किसी भी जनरल को नाम कमाने जनरल कोई जनरल आए, साइमन नहीं आए, जनरल आए। भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो उधर गांधी उधर है। शायद वही हिंदुस्तानी है जिसने अफ्रीका में उधम मचाया था। मेरे कैबिन को ने पता कि वो जहाज पर है। वो ना तो ये 35 वर्ष की आयु में आए, सोचा 80 साल की उम्र में खड़े हैं। बात समझ में आ गई ना? ये उस समय बस इतना ही रखिए आज के लिए। मैंने वही कहा।